अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, बात करेंगे बिल आखिर अब्दुल कादिर ट्रस्ट यानी 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला एहतसाब अदालत की जानिब से आज सुना दिया गया और इस केस में बानी पीटीआई इमरान खान को 10 साल कैद बामुशक्कत जबकि उनकी अहलिया बुशरा बीवी को 7 साल की कैद सुनाई गई है। और हैरान कुन तौर के ऊपर इस केस के जो दीगर मरकजी मुल्ज़िमान थे जिनका 148 सफ़ात पर मुश्तमिल केस इस फैसले के अंदर बहुत वाज़ेह उनका किरदार लिखा गया है और सबके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी फिक्स की गई है, लेकिन चूंकि वो मफरूर थे, बिरून मुल्क मुकीम हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर अदालत में पेश नहीं हुए तो उनको सजाएं नहीं सुनाई गई। आपको बताएंगे कि क्या वाकई इन किरदारों को भी किसी कानून के तहत सजाएं सुनाई जा सकती थी, तो कौन सा कानून है और अब इनके खिलाफ क्या मुमकिन तौर के ऊपर कार्रवाई हो सकेगी। इसके साथ बात करेंगे कि बानी पीटीआई खिलाफ ये फैसला तो आ चुका, अगरचे कि पीटीआई दावे कर रही है कि 20 जनवरी के बाद उनके लिए कुछ हवाई तब्दील भी हो सकती हैं, मुज़ाकराती अमल भी जारी है। पेशावर के अंदर एक अहम मुलाकात भी हुई चेयरमैन पीटीआई की, तो रास्ता कुछ हमवार हो सकता है। क्या वाकई ही आने वाले दिनों में पीटीआई के लिए कुछ रास्ता हमवार या आसानी की कोई राह पैदा हो रही है? इसके साथ आपको बताएंगे कि 190 मिलियन पाउंड केस से मुतल्लिक फैसल वाडा सेनेटर हैं, सीनियर सियासतदान हैं, जिन्होंने पेशन गोई बहुत पहले की थी कि इस केस के अंदर बानी पीटीआई को सजा होगी। उनकी पेशन गोई तो दुरुस्त साबित हुई, लेकिन हुकूमत से मुतल्लिक भी एक उन्होंने बड़ी खतरनाक पेशन गोई की है कि हुकूमत का एक बड़ा स्कैंडल सामने आ रहा है जिसके अंदर अगर उसको ना रोका गया तो इसी किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस मौजूदा गवर्नमेंट के कुछ बड़ों को भी फेस करना पड़ सकते हैं। ये तफसीलात भी एक्सक्लूसिवली आज हम जानेंगे सेनेटर फैसल वाडा से और उसके साथ आपको बताएंगे कि अब इस सारे सिनेरियो के अंदर मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा। तो इन इशूज़ पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ होंगे जेकार रऊफ क्लासा साहब, जबकि टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सियासतदान सेनेटर फैसल वाडा साहब। वाडा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। वाडा साहब, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, अल्टीमेटली 2 मरतबा ये फैसला मुलतवी हुआ, आज अदालत ने सजा सुना दी, लेकिन आप क्यों इतने होपफुल थे या आपको इतना क्लैरिटी क्यों दिखाई देती थी जिस वक्त पूरी सिस्टम मशीनरी खान साहब के साथ थी, लेकिन आपने कैबिनेट के अंदर इसको अपोज किया था और आप बहुत काबिल एतमाद साथी तस्वुर होते थे इमरान खान साहब के, लेकिन आपकी बात को भी ना माना गया और आज उसका अल्टीमेटली नतीजा ये है। तो वजह क्या थी उस वक्त आपकी बात को नहीं माना गया था और आप कहते थे इसके अंदर सजा लाजमी होगी? अगर मैं आपसे अभी शो कर रहा हूँ आपका और आपकी वीडियो कैमरे के सामने खुदा ना खास्ता किसी को गोली मार दूं और आपको और रऊफ साहब को कहूँ कि मैंने गोली मार दी है, बंदा मर गया है, तो आप मुझे आगे से क्या कहेंगे? हार तो नहीं मिलेगा, आप यही कहेंगे तुम्हें सजा होगी। अब तो ये इतना ही एविडेबल केस था। ये 460 अरब रुपए अकाउंट में जमा कराने थे सुप्रीम कोर्ट के। 100 अरब मिसाल के तौर पे मिला के 560 अरब बनते जो पाकिस्तान के 100 अरब थे जी। वो 100 अरब को 460 से माइनस कर दिया, उसमें एडजस्ट करा के उसको 360 कर दिया। तो 100 अरब का जब टीका लगा पाकिस्तानी कौम को तो 10 अरब या 8 अरब या 7 अरब उसमें से कोई भी कारोबारी, मैं मलिक रियाज साहब को तो उस पर ठहराता ही नहीं दोषी, क्योंकि अगर मैं भी कारोबारी होता, मुझे 100 अरब का फायदा होता तो मैं भी 7-8 अरब देता, कहता 8% में मुझे पैसे बाहर आ रहे हैं भाई, जाने दो। तो और उसके बदले में आपने जमीन ले ली, डायमंड ले ली, अपने घर की रेनोवेशन करा दी। और जब ये काबीना में आया उससे पहले ही ये शहजाद अकबर साहब को भेज चुके थे एनसीए से नेगोशिएट करने, उस पर काबीना की कोई अप्रूवल नहीं थी, ना काबीना को पता था ना मुझे पता था। ये अचानक से काबीना के एजेंडे में नहीं था, एजेंडे में आ गया, बुला लिया गया स्पेशल पावर से तहत प्राइम मिनिस्टर की, बंद लिफाफे में कहा गया कि बस ये है, तो आगे बात नहीं हो सकती। मैंने उसको भी उदम मचाया जी, 2 वजीरों ने और भी बोला। मैं शाम को उनके घर भी गया जी, मैंने उनसे कहा लंदन का थोड़ा बहुत मुझे पता है, ये गले का फंदा बन जाएगा। तब तो मुझे पता नहीं था पाकिस्तान में ये होना है, मैं पार्टी से बाहर होऊंगा, वो अंदर होंगे। मैंने तो कहा इलेक्शन के दिनों में केस बन जाएगा, आपको जेल हो जाएगी। ये इतना भौंडे तरीके से तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इस मुल्क में 10 अरब नहीं कई 100 अरब पॉलिटिशियन ने चोरी किए, कमाए हैं, लेकिन आंखें नहीं दिखाई। जब यहाँ पढ़ती आती है तो फिर सवाल ये होता है कि 1 रुपए का काम भी गलत कैसे हुआ? सीधे हाथ से पानी पीना था, तुमने उल्टा हाथ लगाया कैसे? ठीक। कलम लाश करानी थी, तुमने काली कैसे उठाई? जी, ये हमारा आइन और कानून और जमहूरी हुसन है जिसका जनाजा लेके हम फिर रहे हैं 75 साल से। ठीक। और फिरते रहेंगे। इस बार गलती ये हो गई है कि जो इत्तेफाक का अमल है वो अजीब सा हो गया। पहली दफा 75 साल में एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक लेफ्टिनेंट जनरल, वो भी डीजी आईएएस है, वो भी बहुत बड़ा ताकतवर आदमी, उसका जब एहतसाब हुआ जी, तो एहतसाब का एक अमल की
शुरू हुई पाकिस्तान के अंदर जो 75 साल में कभी नहीं हुई। बिल्कुल ऐसे मैं इसी से रेलेवेंट इसके सवाल तहत करना अभी चाहूंगा। जरा आपने बड़ा अच्छा रेलेवेंट इसको को रिलेट किया। सर गवर्नमेंट जब को बड़ा फैसला करती है, बिल्कुल दो स्टेट्स के मबैन बातचीत हो रही थी, बरतानिया और पाकिस्तान के मबैन, उस वक्त आईएसआई से प्राइम मिनिस्टर कंसल्ट ना करते हैं और फैज हमीद जिनके ऊपर उनका इतना एतमाद था इस मामले के अंदर, आपकी इतला के मुताबिक कोई फैज हमीद साहब का भी कोई किरदार था इसके एग्जीक्यूशन में, फैसिलिटेशन में? मेरे नैब के लेटर में ये वाज़ह तौर पे लिखा है, फैज हमीद का भी लिखा है मैंने। जब मुझे गवाही के लिए बुलाया गया था अच्छा। और मेरे साथ बाकी भी लोग हैं, वजीर जिन्होंने, वुज़राओं ने ये गवाही दी है जाकर इमरान खान के खिलाफ और कहा है हमारा नाम ना सामने आए। ठीक। तो जो ये केस है ये ओपन एंड शट केस है, हाई कोर्ट में भी इसमें कोई रियायत नहीं होगी। अच्छा। तो और दूसरा ये कि आपने कल सुना कि आर्मी चीफ जिसके खिलाफ सब कुछ हो रहा था वो इतना बुरा आदमी था, कल उसको मिलने पे खुशाइन शाबियाने बजाए गए और मुस्बत थी मुलाकात। तो मुस्बत और मुसीबत का मैंने कहा था एक रात का फर्क है। आज आप देखेंगे कि उसी आर्मी चीफ के और उसी फौज के बखेड़े उतारेगी इनकी पीटीआई की प्रोपेगेंडा टीम, जजों की भी उतारेगी। फिर उन्होंने कहा हमने 9 महीने किया, फौज ने हम पे इल्जाम लगाया, गंडापुर साहब टीवी पे है, कहा मेरे बंदों ने 9 महीने की, मैं ऑन करता हूँ, उन्होंने लाइन क्रॉस कर दी, उनको सजाएं दे दें। तो ये एडमिसिबल एविडेंस है कोर्ट के अंदर, ये जमा होगा। और अब भी गंडापुर साहब कह सकते कि मुझसे 164 का बयान लिखवा लिया किसी ने बंदूक रखकर, वो आराम से मीडिया पे बातें कर रहे थे। फिर चौथी और पांचवी चीज कि आपने बदमाशी कर ली, गुंडागर्दी कर ली, IMF को लेटर लिख दिया, सिविल नाफरमानी की बात कर दी, मरने धरने कर दिए, लाशें गिर गई, अरशद शरीफ का कत्ल हो गया इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के अंदर, वो भी अभी आना है सामने। आपको हासिल रसूख क्या हुआ? जीरो। अब आप कहते हैं मुज़ाकरात करें, ये जो मजाक हो रहा है, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ मुज़ाकरात नहीं, मजाक हो रहा है। दोनों पार्टियां गवर्नमेंट और PTI आमने सामने बैठी हैं मुज़ाकरात के नाम पे। एक हदफ एक है, गवर्नमेंट भी चाहती है इमरान खान जेल में रहे, PTI भी चाहती है इमरान खान जेल में रहे। तो इसका हल कौन निकालेगा? मैं कह चीख चीख के थक गया हूँ कि पिछले 2 साल, 2.25 साल से क्या मिला इमरान खान को सिवाय रियासतें, इमरान खान की पार्टी के लोगों को इक़्तिदार और पैसे और दौलत के मजे लूटे उन्होंने। और ये सारा जो करप्शन, आप मुझे एक बात बताएं बड़े इंसाफ से जी। इमरान खान साहब 2018 से पहले ना चोर थे, ना बेईमान थे, ना टेररिस्ट थे, ना कुछ थे। इमरान खान साहब की मैं मिसाल आपको दे देता हूँ। इमरान खान साहब जब जमायमा से उनकी तलाक हो रही थी, वो कानूनी तौर पे करोड़ डॉलर देते थे, उन्होंने वो नहीं दिए। तो फिर ऐसा क्या हुआ 2018 में? उसके बाद उनकी जिंदगी में सब कुछ हुआ। उसमें सबसे पहला चेंज है उनकी जिंदगी में, ये बेगम साहिबा, पीरनी साहिबा आ गई। ये सारी करप्शन का पैसा भी उनके बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, इमरान खान के बच्चे इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो भागे हुए हैं बेगम साहिबा के। इमरान खान साहब की क्योंकि आंखों में पट्टी बन गई थी, वो दम दरूद बारूद के अंदर चल पड़े अपनी जिंदगी को लेकर, वो आए नहीं, एडमाइस से बाहर ही नहीं आए। अब पॉपुलर लीडर का, और मैं तो पॉपुलर लीडर और उसको हीरो इसलिए नहीं मानता कि भुट्टो साहब फांसी पे चढ़ गए, इमरान खान साहब जेल में, तो उस पॉपुलैरिटी का मैं क्या करूँ? ठीक। एक आदमी जो पाकिस्तान के लिए अच्छा था, जो पाकिस्तान के लिए मुखलिस था, वो पाकिस्तान के खिलाफ हो गया ठीक। अपनी सिर्फ सियासत के लिए, और फैज हमीद को चीफ बनाने के लिए, ताकि वो उनको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना के, प्रेसिडेंट बना के वन मैन शो कर दे, वन मैन आर्मी बना दे। तो इसका बेनिफिट जो है मेरे हिसाब से बेगम साहिबा को जेल डबल होनी चाहिए इस हिसाब से। अच्छा, उनको तो जेल डबल होनी चाहिए थी, लेकिन आपने फैज हमीद का जिक्र किया कि जो नैब का लेटर था उसमें उनका जिक्र था, वो जिक्र क्या था और आपने कैसे उसको रिस्पॉन्ड किया था? मैंने देखिए, मैं तो अपने हाथ से देखे उस वक्त भी इस पूरी गेम के हिस्से के अंदर बेगम साहिबा, प्राइम मिनिस्टर साहब, इसको साइन ऑफ भी प्राइम मिनिस्टर ने किया है। हमने उसको जरूर रिजिस्ट किया, और मैं सलमान खान साहब की बात ये भी मानने को तैयार हूँ, अगर सजाए कैबिनेट के अंदर हो तो मुझे उसमें भी कोई इतराज नहीं है। लेकिन क्योंकि साइन ऑफ इमरान खान साहब ने कर दिया था तो जिम्मेदारी उन पर चली गई। लेकिन मैं बरी सुनना होने के लिए तैयार भी नहीं उस चीज के अंदर, क्या अगर कानून ये भी बोलता है तो हम रेडी हैं। ठीक। लेकिन बेगम साहिबा का इंटरेस्ट था। शहजाद अकबर कैसे एनसीए से नेगोशिएट करने चला गया बगैर कैबिनेट के अप्रूवल के बगैर, ना वो मिनिस्टर था, ना वो सेनेटर था, ना वो इलेक्टेड बॉडी थी। और फैज हमीद साहब का उस क्यों गड्ढा था, क्यों उनके फोन आ रहे थे वजीरों को कि अभी भी होना है ये? तो इसका मतलब, और ये जो किरदार इस मुल्क से भागे हैं वो किस सीमा पे भागे हैं?
इमरान खान साहब, बेगम साहिबा और फैज हमीद, आखिर रियासत के दरवाजे इन लोगों को मकबूल कराने में कैसे खुले हैं फैज हमीद? जी तो हम तो उस वक्त भी, हमने तो उस वक्त भी रेजिस्ट किया है। मैं आपको क्योंकि बात हुई तो मुझे याद आती सारी चीजें। जी। तब मुझे ये पता चला कि ये सब बाहर जाए तो मैंने कहा रोको, ऑर्डर है ऊपर से। अच्छा, आपने ये भी पॉइंट टेकअप किया था, उसके बावजूद नहीं रोका गया। लेकिन सर मलिक रियाज को तो आपने कहा जी कारोबारी शख्स है, कोई भी होता वो ऐसा करता, आपने उनको चले इस मामले से अलग कर दिया। लेकिन फराग गोगी हो, शहजाद अकबर हो, जुल्फी बुखारी हो, दीगर किरदार हो, उनका ट्रायल इन एब्सेंशिया तो हो सकता था। वो बिल्कुल आज़ाद हैं, बाहर बैठ के अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, जो कुछ उन्होंने हासिल किया उसको लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे उनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? उनको कैसे इसके अंदर न प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर्ड हैं, पाकिस्तान आएंगे नहीं, ट्रायल इन एब्सेंशिया नैब लॉ के मुताबिक हो सकता था, नहीं किया गया, तो उनके साथ कैसे कार्रवाई होगी? कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप क्योंकि आप लोग जमहूरियत को परवान चढ़ाना चाहते हैं, तो आप कहते हैं कि हम केपीके में टारगेटेड दहशत गर्दी का ऑपरेशन कर रहे हैं। आज की मौजूदा फौज, अब दाएं साइड पे दहशतगर्द गंडापुर साहब बैठे हुए, तो भाई उठाएं उसको, बंद करें उसको। उससे बंदे मरवाए हैं, उससे भी रिसोर्सेज केपीके गवर्नमेंट ने इस्तेमाल किए। लेकिन क्योंकि जमहूरियत है हमारे मुल्क के अंदर, क्योंकि वो सीएम है, तो हम उससे नहीं बात कर सकते। क्योंकि पुराने पीएम ने चोरी की है तो वो कहता है मेरा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत माफी कर दो। कोई पीएम हाजिर है, वो मुंह से निकल जाएगा, वो किसी की तबीयत खराब हो जाएगी, वो बीमार होकर निकल जाएगा, फिर वो 10 साल बाद आ जाएगा। इसी तरह ये भी निकल गए हैं, ये इंजॉय करेंगे, फिर कई हालात बदल जाएंगे। 75 साल में ऐसा ही होता रहा है कि फिर वो आ जाएंगे और वक्त हाल वक्त जरूरत उनको गले लगा लिया जाएगा। निजाम अदल के अंदर भी हमारे ये प्रॉब्लम है। आज से नहीं, 75 साल से यहाँ लोगों की बेलों की 20-20 साल तक सुनवाई नहीं होती, लेकिन जब किसी पॉलिटिकल लीडर की हो तो हर दूसरे दिन सुनवाई होती है। तो ये तो ड्रामा आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स का, जमहूरियत का। इस जमहूरियत की खूबसूरती का मजा लूटे फिर सब मिलकर। बिल्कुल तो जमहूरियत के हाथ में मजबूर है। जी फैसल भट्ट साहब, आपने जब भी पेशन गोई की, अभी तो कोई आपकी पेशन गोई, आपकी असेसमेंट गलत साबित नहीं हुई, आपकी पॉलिटिकल रीडिंग है, आपकी इंफॉर्मेशन है, हम उसको यही दाद दे सकते हैं। लेकिन आपकी हाई कोर्ट के बारे में आपने कह दिया कि वहां पे केस जाएगा, वहां पे भी इनको रिलीफ नहीं मिलने लगा। आपकी और एक प्रोग्राम के अंदर आपने एक बड़ी खतरनाक किस्म की पेशन गोई की है जो कि मौजूदा हुकूमत से मुतल्लिक है। जरा ये सुनते हैं, फिर इससे मुतल्लिक आपसे थोड़ा हम एक सवाल करना चाहेंगे, इधर प्ले कीजिएगा। जनवरी को एक इस गवर्नमेंट का स्कैम होने वाला है जिसमें हमने बुला लिए, वो भी आपको दिखाएंगे और उसको रोकेंगे और वो रुकेगा। तो ऐसा नहीं, अगर रुकेगा नहीं तो केस बनेगा। गवर्नमेंट का कोई बड़ा खतरनाक मामला आ रहा है, आप कहते हैं कि हमने उनको इस मामले को रोक रहे हैं, रोकेंगे नहीं रुकेंगे तो फिर इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, ये क्या माजरा है सर? देखिए ये तो नॉर्मल का, देखिए आप करप्शन तो पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। करप्शन तो कोई इशू नहीं है। क्यों है, मैं SIFC के अंदर चीफ की टका दौड़ के तहत हम पाकिस्तान के लिए करें। अगर मैं अक्लमंद आदमी होता, पॉलिटिशियन होता, तो ये स्कैंडल होने देता और उसके बाद रगड़ता गवर्नमेंट को। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का मामला है, एक स्कैम है, एक कोशिश थी, उसको हमने टेकअप कर ली है, हम उसको रोक लेंगे। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं समेत बाकी लोग रोक लेंगे उसे। लेकिन अगर मैंने मिसाल दी थी, अगर वो नहीं रुकता और वो इसी तरह से मामला निकल जाता है, तो जैसे ये हाल हो रहा है 190 मिलियन पाउंड का, जब गवर्नमेंट जब भी घर जाएगी तो फिर उनके साथ भी ये हाल होगा। तो उसको उन्होंने कॉन्टेक्शन में ले लिया है। अभी गवर्नमेंट के पैर जमीन के ऊपर, उनका कल बुखार उनको चढ़ गया था जब उनको पता चला कि मुस्बत बातें हो गई, ये वो हो गई। तो मैंने उनको भी टीवी के तवज्जो से कहा था कि भाई बुखार की जरूरत नहीं, सुबह गुब्बारे से हवा निकल जाएगी, फैसला आ जाएगा, सारे मुसीबत में बदल जाएगी। जो स्कैंडल आपके नोटिस में है मौजूदा हुकूमत का, इसके साथ ये भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की जात के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि आप लिंक कर रहे हैं पिछले केस के साथ 190 मिलियन। शहबाज शरीफ साहब की जात के साथ तो मैं नहीं इसको जोड़ूंगा, लेकिन क्योंकि शहबाज शरीफ साहब गवर्नमेंट का हिस्सा है, मैं श्योर हूँ कि अगर ये काम के लिए मैं उनके पास भी चला गया तो उसी वक्त रुक जाएगा। लेकिन मैं वैसे ही रोक लेंगे, मैं और मेरे साथ बाकी साथी। अच्छा सर, आप पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी है और आपके ऊपर बड़ा भरोसा है उनका, और आप एक चीज़ को वॉर्न कर रहे हैं और आप होपफुल भी हैं कि रुकवाने में कामयाब हो पाएंगे, और रुकवाने में कामयाब नहीं हुए तो ये एक्शन गवर्नमेंट की मुद्दत पूरी होने के बाद शुरू होगा। सर मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ, मैं कोई वार्निंग नहीं दे रहा, मैं आपको बड़े वसूख से रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूँ कि ये रुकेगा। इसको किसी का बाप नहीं करा सकता ये काम, ठीक है। गलत काम नहीं होगा जो हमारे हाथ आ गया है, और जब मैं कोई काम करता हूं तो अपना होमवर्क पूरा कर देता हूं। जी वाडा साहब, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा, यहाँ पे हम एक ब्रेक लेना चाहेंगे और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। वैडा साहब, ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और सूरत हाल है जो आने वाले दिनों में उनके लिए उन्हें किस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, तो आप कंटिन्यू कीजिएगा। तो मेरा नुकसान कितना होगा और आगे फायदा कितना होगा, मैं तो कुछ नहीं देखता। तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं ही हूँ, और बहुत सारे बेहतर लोग भी हैं पाकिस्तान के अंदर जो इस तरह काम कर रहे हैं। आप समेत रऊफ प्रास्ता साहब आपके सामने बैठे हुए हैं, अगर वो बैठे हुए हैं, जी बैठा हूँ सर मैं। तकलीफें और परेशानियां बहुत सारे लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, अपने असूल के पीछे नहीं हटते। आपका बहुत शुक्रिया सर जी। अब मतलब थोड़ा सा लोगों को जहनों में आएगा तो सही कि अगर आपने रुकवा लिया, बात रुक गई, खत्म हो गई, तो लोगों के जहनों में तो रहेगा कि कौन सा ऐसा जी 22 को कौम के सामने आएगा, फिर रुकेगा। अच्छा ऐसे थोड़ी इतना बच्चा थोड़ी हूँ मैं। अच्छा, मतलब बम शेल जो है वो 22 को ही उसमें होगा। अच्छा सर जी, आपने जिस तरीके से अभी सोहेल भट्टी साहब भी बता रहे थे, और मैं खुद भी आपको 3-1 साल से हमारे ये शोज़ में आप आते रहे, और कई दफ़ा आपकी प्रिडिक्शन असेसमेंट ठीक निकली है। एक चीज़ हमें ये थी कि शायद ये ट्रंप साहब की वजह से ये शायद हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट ये दबाव में है, और ये थोड़ा इमरान खान साहब को वो मिल रही है, उनको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, थोड़ा सा हाथ हौला रखा जा रहा है, और शायद जो मुलाकात हुई थी तो उसका भी कोई उस पर इम्पैक्ट होगा। पीटीए खुद भी बड़ा अपने आप को एम्पावर्ड फील कर रही थी कि ट्रंप साहब आ रहे हैं और हमारे बहुत सारे मामला ठीक हो जाएंगे। अभी उसके मतलब 3 दिन पहले ट्रंप साहब के ओथ टेकिंग से इतना बड़ा फैसला आ गया सर, तो आप लगता नहीं है आपको कि ये ट्रंप साहब को छेड़ने वाली बात है, उनको ट्रिगर करने वाली बात है कि देखें जनाब कि मेरे आने से 3 दिन पहले इतनी बड़ी इन्होंने सजा दे दी है सर, तो मैनेज कर लेंगे अगर वहाँ से प्रेशर आता है? देखिए रऊफ भाई, मैं 15 दिसंबर को जब मुझसे बाहर जा रहा था, मैं आप लोगों को बताया गया था मैं जा रहा हूँ। जब मैं आऊंगा, नॉट दैट आई एम टेकिंग एनी क्रेडिट, जब मैं आऊंगा तो ये जो छोटा मोटा सो कॉल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पीटीआई की तरफ से कि प्रेशर आ गया है, लेटर आ गया है, ट्वीट आ गया, वो बंद हो जाएंगे। वो आपने देखा, थम गए। ट्रम्प कार्ड में मायूसी होनी है, पीटीआई को भरपूर मायूसी होनी है। मैं आपको भी कह रहा हूँ ये बात। अब मुज़ाकरात जो मजाक हैं वो रुक जाएंगे। 20 के बाद पीटीआई लेट के करना चाहेगी, उस वक्त गवर्नमेंट अकड़ेगी। फिर जब बजट का टाइम आएगा तो गवर्नमेंट दाएं बाएं भागेगी। बजट के बाद फिर मुज़ाकरात, मार्च के बाद मुज़ाकरात का एक नया दौर शुरू होगा, उस वक्त देखेंगे। अभी तो ना सजाएं कम हो रही हैं, ना कोई रिलीफ मिल रहा है, ना एस्टैब्लिशमेंट कोई बात कर रही है, ना एस्टैब्लिशमेंट कुछ इनसे चाहिए। ये सारा प्रोपेगेंडा किया था। अब मुझे आप बताएंगे किस मुंह से ये दिखाएंगे अपनी शक्ल, एक बार फिर कौम के आगे झूठे साबित होंगे। कल जिस फौज और फौज के चीफ के नारे लगा रहे थे और मुस्बत और खुशाइन बातें कर रहे थे और सब अच्छा अच्छा था, अब उसी फौज को फिर ये उनके ऊपर अटैक लॉन्च करेंगे। इसी अदलिया जिसको अच्छा कहते हैं उस पर अटैक लॉन्च करेंगे। तो आप इनकी कौन सी बात को माने? 9 मई को नहीं मानते थे, 9 मई इन्होंने मान लिया। इन्होंने IMF को लेटर लिख के देख लिया। इन्होंने SIFC को बदनाम करने की कोशिश की, वो करके देख लिया, धरने करके देख लिए, बंदे मरवा दिए, सब कुछ तो करके देख लिया। तो मिला तो कुछ नहीं। और जो कमीशन का ड्रामा है वो तो ड्रामा ही है ना। जो गवर्नमेंट मांग रही है वो ये नहीं दे सकते, जो पीटीआई मांग रही है वो गवर्नमेंट नहीं दे सकती। और दोनों पार्टियां का हदफ एक ही है, इमरान खान को जेल रखना। पीटीआई वाले जो नेगोशिएट कर रहे हैं वो भी चाहते हैं वो जेल में रहे, गवर्नमेंट चाहती है वो जेल में रहे। सर जी ये बताएं, कौन सा मैं आपके सॉरी आपकी बात काटी, ये मतलब जब आप ये सारी बातें बताते हैं कि, और आपने बहुत पहले बता दिया था, कोई एक नहीं 10 बातें हैं जो सच्ची साबित, जैसे भट्टी साहब ने भी कहा, मैं तो विटनेस हूँ, अपने शोज़ में कई दफ़ा आपने यहाँ आके बातें की हैं। लेकिन जब आप ये पहले से बता देते हैं कि खान साहब को 14 साल सज़ा होगी, 10 साल होगी, और होती है, और फिर आप अभी कह रहे हैं कि हाई कोर्ट से भी ये सज़ा जो है वो रहेगी, मेंटेन रहेगी, तो बहुत सारे डाउट्स तो पैदा होते हैं। और उसके बाद खान साहब और उनकी पार्टी जो वो तो विक्टिम बनते हैं, उनको तो अगेन उस पर शक होता है कि अगेन उन पर दबाव डाल के जजेस पे या जुडिशरी पे फैसले कराए जा रहे हैं, और खान साहब इनोसेंट है। तो आपको लगता नहीं है कि इन बातों से नुकसान होता है, और ये क्रेडिबिलिटी है जो फैसलों की वो इतनी ज़्यादा नहीं रह जाती, और खान साहब को उसका फ़ायदा होता है? आपको आपके सवाल करने से पहले इसका जवाब दिया कि अगर मैं आपकी कैमरे की आंख में खुदा ना खास्ता आपके दफ्तर में किसी को गोली मार दूं और वो मर जाए, तो ये तो किसी अंधे को भी पता होगा क्या जवाब में आएगा, तो मैं सजा होगी। तो अगर मैं उस जगह का खुद विटनेस हूँ, उस जगह पे मैंने तबाही होते हुए खुद देखी है, उस जगह के ऊपर उस वक्त रोका है 4.25 साल पहले, उस वक्त आवाज उठाई है, उसके ऊपर शोज किए हैं, तो मैं कैसे कह दूं कि ये नहीं होगा? मैं तो आपको चीज पाड़ के 4.25 साल और 2.5 साल से कह रहा हूँ होगा, और अभी भी कह रहा हूँ होगा, और आगे भी कह रहा हूँ होगा।
क्योंकि मैं उस जगह हिस्सा हूँ, एक आदमी ने सरेआम गोली मारी है कैमरे के सामने, सबूत भी है, गवाह भी है, सब चीजें भी है, बंदे की लाश भी है, तो आप कैसे कहते हो तो सजा नहीं होगी? बिल्कुल ठीक है, आपकी आपकी असेसमेंट इसी बुनियाद पे थी डेफिनेटली। लेकिन सर जो असल चीज़ है, गवर्नमेंट का ये दावा था जो जिस वजह से मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ कि हमने अब सियासी इस्तेहकाम हासिल करने, और सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि पीटीआई के साथ बैठ के बातचीत कीजिए, जिसके लिए मुज़ाकरात का रास्ता निकला। जिस तरह आप कह रहे हैं, फिर इस तरीके से तो सियासी इस्तेहकाम तो नहीं आएगा, हुकूमत बजट के पास जाएगी, हुकूमत के लिए फिर परेशानियां भी पैदा होंगी। तो फिर जो मुआशी तरक्की को आपने अचीव करना है, जिस तरह बढ़ रहे हैं इस सारे पॉलिटिकल लैंडस्केप के दौरान, तो मामला फिर खराब होंगे, फिर स्टेबिलिटी का फैक्टर तो लूज होगा मजीद। सर मेरी बात सुने, अब आपको मैं आराम से समझा रहा हूँ, तसल्ली से सुनिएगा, मेहरबानी होगी आपकी। जी लाजमी। ये फिगर हेड हैं शहबाज शरीफ साहब, ठीक। और 3 मेंबर हैं हमारे चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब। जैसा कि फुटबॉल के ग्राउंड में रोनाल्डो गोल लेके आता है, गोल करता है, अपने मुल्क का नाम रोशन करता है, पाकिस्तान के लिए वाइब्रेंट होने के लिए, रेलेवेंट होने के लिए वो गोल आर्मी चीफ कर रहे हैं। क्या आपको रोनाल्डो की टीम के अंदर बाकी मेंबर, उसके वाइस कैप्टन, कैप्टन, उसके आईपीएस के लोगों के नाम पता है? नहीं पता। आपको शायद पता हो, मुझे तो नहीं पता। तो सिर्फ रोनाल्डो वाइब्रेंट होता है। इसी जगह के ऊपर शहबाज शरीफ अकलमंदियां काम कर रहे हैं, अपने भाई वाली बेवकूफ़ी नहीं कर रहे, नवाज शरीफ वाली और इमरान खान वाली के मुझे काम भी नहीं करना आता और मैं टांग भी अड़ाऊंगा। तो गवर्नमेंट जो होती है वो एक रैपर की तरह होती है, जो कॉपी के ऊपर रैपर लगा दिया जाता है। उसके पीछे जो एक्चुअल काम हो रहा होता है, जो खून पसीना दे रहे होते हैं, जाने दे रहे होते हैं, वो भी काम कर रहे होते हैं मुल्क के लिए, और वही पाकिस्तान को कोलैप्स और डिफॉल्ट होने से के जामिन भी वही है। ना पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है कभी, ना कोलैप्स होने जा रहा है। अब आप उसके अगर सीधे शहबाज शरीफ को मिल रहे हैं, उसके मेडल आपको और मुझे लग रहे हैं, पाकिस्तान को फायदा हो रहा है, तो वो स्मार्ट आदमी है, उनको भी पता है कि आखिरी इक़्तिदार है सबका, इसके बाद तो इक़्तिदार में नहीं आएगा। तो अगर उसमें पाकिस्तान को बेनिफिट हो रहा है तो हम पाकिस्तान को देखें, या आप मामूली चीजें मेरे ऐसे लोगों को देखना शुरू कर देंगे? बिल्कुल ठीक, दुरुस्त कहा आपने, बड़े क्लैरिटी के साथ बात कर दी। बस लास्ट एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, जो हमारी तारीख है, बहुत से और केसेस भी है जिसके शुरू में आपने भी जिक्र किया, करप्शन केसेस के अंदर एविडेंस थे, लेकिन फिर एक बैरूनी ताकत, ये दोस्त ममालिक, ये कोई भी इन्वॉल्व हुआ और कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकाला गया। हमारी तारीख यही बताती है। इस केस के अंदर आप बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन किसी स्टेज पे वो स्टेज भी आ सकती है कि कहीं से, चले अमेरिका ना सही, किसी और दोस्त मुल्क की तरफ से कहा जाए कि इनफ इज इनफ, आप इसका कोई दरमियानी रास्ता निकाले। तो अल्टीमेटली तो फिर ये केस हो या 9 मई का केस हो, इनको फिर रोल बैक तो होना पड़ेगा किसी स्टेज पर जाके। अभी तो जो मैं देख रहा हूँ आज की तारीख में, मुझे लग रहा है कि सेपा सलार की तरफ से पहली दफा आएगा व्हाट्स इन इट फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए क्या है, डू मोर नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उनकी काविशें और उनकी बेहतरी और उनका प्रोग्रेसिव और उनका ईमानदारी वाला काम जो है, उससे मुझे कोई बैरूनी दबाव नजर कहीं नहीं आ रहा, बल्कि मुझे अलबत्ता पीटीआई के खीसे से ट्रम्प कार्ड निकल के गवर्नमेंट के खीसे में आज के दिन तो गिरता हुआ नजर आ रहा है। और आपने देखा कि हवाएं भी पाकिस्तान की तरफ चल रही हैं, और मैं वर्ड यूज करता हूँ पाकिस्तान, मैं किसी गवर्नमेंट का नाम नहीं लेता जी। तो मेरी अभी आज के दिन तक तो बड़ी क्लैरिटी है कि अभी ना कोई ऐसा प्रेशर था, ना कोई प्रेशर है, ना कोई प्रेशर आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मुज़ाकरात का नया दौर 20 जनवरी के बाद जब हवाएं का रुख बदल जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगी, तो पीटीआई लेट जाएगी, गवर्नमेंट अकड़ जाएगी। और जो आज आप कह रहे हैं इस्तेकाम की बात, तो वो इस्तेकाम तो आज शुक्राने की नफल पड़ी होगी पीटीआई के अपने लोगों ने कि खान को जेल हो गई और उनके सर के ऊपर से एक अजाब जो उनकी बेगम के सर, एक लीडर के सर थोपा हुआ था, वो भी चला गया, तो वो भी माल अब हमारी जेब में जाएगा। अब हम सकून से कॉम्प्रोमाइज वे में जैसे कॉम्प्रोमाइज होके कर रहे हैं, वैसे हम अपनी सियासत चलाते रहेंगे, बेनिफिट भी लेते रहेंगे, वजीर आला की कुर्सी भी रखेंगे, मिनिस्टर भी रहेंगे, सेनेटर भी रहेंगे, एमएनए भी रहेंगे, गाड़ियां भी लेंगे, टिप्स भी लेंगे, नौकर भी लेंगे, अप्रूवल भी लेंगे, हम वीर बगलगीर भी होंगे, तस्वीरें भी खिंचाएंगे और साइड पे आके तकरीरें कर देंगे, आवाम को बेवकूफ बना देंगे। ये चलता आ रहा है, चलता है और चलता रहेगा। और पीटीआई के अंदर आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाले सालों में आपको एमके पाकिस्तान की तरह आपको पीटीआई पाकिस्तान की शक्ल नजर आ जाएगी। बिल्कुल ठीक। फैसल वाडा साहब, आपने वक्त दिया, बड़ी डिटेल आपसे बात हुई, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद रूफ क्लासा साहब से हम जानेंगे कि आने वाले दिनों में जो सूरत हाल डेवलप हो रही है और जिसकी प्रेडिक्शन फैसल वाडा साहब ने भी की, क्या वाकई ही एमक्यूएम पाकिस्तान के तर्ज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से एक नई जमात उभर कर सामने आ सकती है। वेलकम बैक नाज़रीन, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है उसके मुताबिक फैसल वाडा साहब का, जो अब आने वाले दिनों की उन्होंने कुछ एक थोड़ा सी मंजर कशी की, उसके मुताबिक पीटीआई को नाकानूनी
फ्रंट के ऊपर कोई महाज मिलता, कोई रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ना सियासी महाज के ऊपर मुज़ाकरात भी उसको मजाक रात की बात कर रहे हैं, ये सिलसिला भी वो कहते हैं वाइंड अप हो जाएगा, तो उनके लिए तो मुश्किलात दिखाई दी नहीं। बैरूनी दबाव कहते हैं कि आएगा नहीं, चलें इट्स ओके। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, सज़ा हो गई बानी पीटीआई को 14 साल, बुशरा बीबी को 7 साल, लेकिन इस केस के अंदर जिनको एक्सोनरेट करने की कोशिश की फैसल वाडा साहब ने कि कोई भी बिजनेसमैन होता तो शायद यही करता, मलिक रियाज हों, अली रियाज हों, फरा गोगी हों, शिजाद अकबर और जुल्फी बुखारी हों, 148 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला है। आपने भी पूरा पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा। सबका किरदार जिस तरीके से वाजे किया गया है डॉक्यूमेंट्स की रोशनी के अंदर, वाइट कलर का क्राइम, तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, गवाहान मौजूद हैं, एविडेंस मौजूद है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन माजी के अंदर ट्रायल इन एब्सेंशिया हुआ है ताकि लोगों को सजाएं सुना जा सकें। अब ये लोग हैं, मलिक रियाज साहब बैरून मुल्क बहुत बड़ा एक उन्होंने फ्लैगशिप प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है, पाकिस्तानियों को इंसेंटिवाइज करने की कोशिश करेंगे। और रिसेंटली इतलात ये है कि उन्होंने एक बहुत मैसिव कंपेन 4 रोज़ कबल पाकिस्तान में लॉन्च करने की कोशिश की, वो नहीं होने दी गई, एडवर्टीजमेंट से मुतल्लिक थी। वो बाहर बैठे हैं, सब ओके है, फरा शहजाद गोगी भी इंजॉय कर रही हैं, शहजाद अकबर साहब भी लाइफ स्टाइल को इंजॉय कर रहे हैं। तो इनका फिर अब क्या फ्यूचर होगा? गवर्नमेंट तो इनको नहीं ला सकती यहाँ पर, वो कहते हैं जी हमने बस लिख दिया इंटरपोल को और बस वो समन जारी चुका है। तो इनका केस कैसे कंक्लूड होगा, इस केस को अगर आपने लॉजिकल एंड तक पहुँचाना है? बहुत शुक्रिया। आपने अभी जब बात कर रहे थे ना कि मलिक रियाज साहब ने बहुत बड़ा फ्लैगशिप अपना अपना प्रोग्राम जारी किया है, अपना एक मीडिया हाउस जिस तरह का खड़ा कर रहे हैं, तो मैं दरमियान में मैं रियल स्टेट की जो यूएई में रियल स्टेट का प्रोजेक्ट लॉन्च अच्छा उसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं कहते कहते रुक गया, मैं कि आपको अप्रोच नहीं किया उन्होंने कि आप आए और इतने बड़े आप टॉप के रिपोर्टर, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी सब कुछ होते हैं, लाइटर नोट में कह रहा हूँ, क्योंकि और बहुत सारे लोग जो हैं अप्रोच हो रहे थे ना। कमिंग टू द रियल पॉइंट, आपने फैसल वाडा साहब की आखिरी बात सुनी थी जहाँ पे एंड किया, आपने उनका शुक्रिया अदा किया जी। उन्होंने जनाब के अल्ताफ हुसैन एक और पिटिशन कर जी, एग्जैक्टली। उसकी थोड़ी सी हमें चाहिए था कि हल्का सा उनको फर्दर एंगेज करते कि ज़रा कोई इसकी हमें तस्वीर बताएं। अगरचे वो बहुत कुछ कहे गए एक ही लाइन में, फैसल वाडा साहब की ये क्वालिटी है कि एक ही लाइन में वो बहुत सारी बात कह जाते हैं, फिर आप उसकी इंटरप्रिटेशन करते रहें, हालांकि खुल के बात करते हैं। अगली बात उन्होंने की है, उन्होंने MQM पाकिस्तान की तर्ज पे भी यहाँ पे आपकी PTI पाकिस्तान बन सकती है, वो मुझे ज़्यादा मतलब फ्यूचर की अगर देखें एक ख़तरनाक बात लग रही है PTI के लिए। कि इसका मतलब ये है कि कुछ लोग जो हैं उन पे काम किया गया है या काम हो चुका है और वो खान साहब की बातों से और उनकी रजामंदी भी आ चुकी है। मसला अगर मैंने ठीक पढ़ा है तो शेर अफजल मरवत साहब का मैं कहीं पढ़ रहा था, मुझे नहीं पता इज इट ट्रू और बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने। अच्छा वो फिर ठीक होगा। उन्होंने कहा जनाब कि भाई मुझे निकाल दें जी, उसने अब ये पहली दफ़ा उन्होंने कहा जनाब कि मुझे अगर ये PTI बानी PTI निकालना चाहते हैं ना मुझे निकाल दें। मैं तंग आ गया शोकाज नोटिस से, मुझे कोई परवाह नहीं है। दैट्स अ वेरी ह्यूज इंडिकेशन, ये जहन में रखें। अब जरा इन 2-3 बातों को मिला के देखें जो अभी इन्होंने फैसल वाडा साहब कह रहे हैं, शेर अफजल साहब कह रहे हैं, आप दोनों को जरा इनको इकट्ठा करें। इसका मतलब ये है कि शेर अफजल की क़यादत में कोई नया कोई काम जो है ना वो शायद कुछ अरसे बाद किया जाए, और शेर अफजल जो है अभी से खुद को अलहदा कर रहे हैं, डिस्टेंस कर रहे हैं PTI से, PTI चेयरमैन से। पहले इमरान खान साहब से रिलेटेड बात नहीं करते थे या PTI से रिलाने के लिए, अब वो कह रहे हैं कि नहीं जनाब मुझे निकाल दें, मैं थक गया, आई एम सिक ऑफ यू एंड जो शोकाज नोटिस। सो अपने आप को अगर वो पार्टी से आउट करा लेते हैं अभी से कि उनको किक आउट कर दिया जाता है, उनकी रुकनीत ख़त्म हो जाती है, या उनको जैसे पहले भी हुआ था एक दफ़ा, तो वो दोबारा पार्टी में ज्वाइन नहीं करते। अच्छा, तो कल को किसी स्टेज पे तो वो भी कर सकते हैं, मतलब अपनी पार्टी खड़ी कर सकते हैं PTI मतलब रियल के नाम से, हकीकी जो भी होगा। अच्छा अब अगला उस पर सवाल पैदा होगा, क्या उनको वो किया जा सकता है, उनको वो जो पार्टी चेंज करते हैं, लॉयल्टी चेंज करते हैं, अब उस पे फिर वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा अगर ये भेजते भी हैं। उसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है, तकरीबन 40 से 41 अरकान के पास वो फ्लेक्सिबिलिटी बदस्तूर आज के दिन तक मौजूद है, जिनके एफिडेविट वहां पर सबमिट नहीं हुए थे, जिनकी हैसियत जिसके अंदर शेर अफजल मरवत साहब भी शामिल है, उनकी हैसियत वो आज़ाद है और मानते हैं कि हम आज़ाद हैं। अभी से हम एक छोटी सी रीडिंग दे सकते हैं, रीडिंग आपकी मेरी चलो मुश्तरका बनाते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में रीडिंग होती है समटाइम। मुझे लगता है कि अगर ये ग्रुप आगे आता है तो फिर ये इन्हीं को करेंगे, ये शेर अफजल मरवत जो है, फिर इनको आगे किया जाएगा, यू में लीड दिस ग्रुप जिसकी बात हो रही है, क्योंकि अभी उनकी फॉलोइंग भी है, लोग उनको सुनते हैं, अट्रैक्शन भी है उनके अंदर। अच्छा फिर क्योंकि वो बहादुर भी हैं, बात कर भी देते हैं, ब्लंट हैं, ही डजंट फेक हिमसेल्फ। अब नोट करें ना, जो उनके एक नेचुरल स्टाइल है, यूथ उनके साथ कनेक्ट करती है, उन शेर अफजल के साथ। वो जो बात कहते हैं पॉपुलर भी होती है, टिकटॉक पे भी हैं, सोशल मीडिया भी हैं, ब्लंट बात करते हैं। सो लोग जो है उनकी ब्लंट बात के, अच्छा बीइंग अगेन फ्राम ये पश्तून एरिया,
उस KPK से भी हैं, जहाँ पार्टी की आपकी प्रेजेंस भी है, इन्होंने बहुत सारे जलसे भी किए। उस वक्त किए थे शेर अफजल मरवत ने, जब सारे लोग डर के बैठे थे। आप नोट करें, जो शेर अफजल मरवत को मेरा ख्याल शिकायत है और उसको बनती भी है कि भाई साहब मैं तो उस वक्त निकला था खान साहब के लिए जब आप लोग सारे घरों में बैठे हुए थे, डर के मारे आते नहीं थे। ये बात उनकी ठीक है। KPK में निकले, जलसे किए, जुलूस किए, ट्राइबल एरिया में गए, कराची गए, लाहौर लखपत जेल में भी मेरा ख्याल है कुछ दिन वहाँ भी गुजार रहे थे। अब वो कहते हैं सारे सियाने निकल आए और सारे मेरे ऊपर पड़ जाते हैं, मुझसे जेलस होते हैं। सो मुझे ये लगता है इनकी बात को कि शेर अफजल मरवत जो है वो उसी साइड पे जा रहे हैं कि बस जी मुझे निकालें पार्टी से, मुझे साइड पे करें। कल को जो भी हम 8, 10, 15, 20 लोग अगर हम ख्याल होते हैं जो ये समझते हैं कि जनाब ये पॉलिटिक्स इन्होंने जेलों में जाने के लिए, बंदे मरवाने के लिए, अनारकी के लिए कर रहे हैं और हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, अगले 4-5 साल तो कोई आपको नहीं उसमें लग रहा, हमारी कहीं सुलह नहीं हो रही, हम खुद को अलहदा करते हैं। सो मेरा ये एक उनकी आखिरी बात से और ये शेर अफजल मरवत के बयान को बड़ी रेलेवेंट और बड़ी इंपॉर्टेंट रीडिंग है आपकी, लेकिन आप इसी रीडिंग को मैं थोड़ा कनेक्ट करना चाहूँगा। आपने वो इंटरव्यू सुना होगा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब का, और उसको भी थोड़ा हमें इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखने की ज़रूरत है। आज तक PTI ने 9 मई के ऑपरेशन को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा है, कभी ऑन नहीं किया, हमेशा डिसऑन किया है। अली अमीन गंडापुर साहब का लबो लहजा और जिस अंदाज में उन्होंने कहा कि हमारे कारकुनों से ये हुआ है, मतलब 9 मई से मुतल्लिक जब आने वाले दिनों में सबसे क्रिटिकल जो केस है तोशाखाना 2 तो है, उसके बाद दूसरा केस आ रहा है वो 9 मई का है। वो कह रहे हैं कि हमारे कारकुन थे, 9 मई का सान्या हुआ, उनसे गलती हुई, कानून के मुताबिक उनको सजा भी मिलनी चाहिए। उनका लबो लहजा भी तब्दील हो रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो फिर तो वाकई बात किसी और तरफ जाते हुए दिखाई देती है कि आप कानून के मुताबिक सजाओं का सामना करें और एक पार्लिमानी नॉर्म्स के मुताबिक, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के मुताबिक पार्टी 2 दौड़ों में तकसीम होकर चलती रहेगी। मुझे याद पड़ते, बड़े आपने अहम बात की है, मुझे याद पड़ते अपने शो में ना एक दफ़ा मैंने बात की थी। मैंने कहा था कि इस वक्त खान साहब जो है ना वो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ ज्यादती कर रहे हैं, उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए था। वो एक उनके एक मतलब बफर जोन जिसको कहने, जिसके ज़रिए कल को वो अप्रोच कर सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट से, हुकूमत से। एक बड़ा एक पावरफुल उनके पास एक क्लाउड है, कॉर्ड है। मतलब मैं अगर हूँ तो मैं तो उनको इस तरीके का यूज़ ना करता जैसे खान साहब ने यूज़ भी किया, अब्यूज़ भी किया और उनको अब डंप भी करने वाले हैं। आप अपने वज़ीर आला को फील्ड में नहीं लाते, आपके पास और बड़े सारे लोग थे, अगर आपने करने भी थे आपने उनके ज़रिए सख्त बयानात नहीं दिलवाने थे, आपने उनके ज़रिए जंग नहीं शुरू करनी थी, आपने उनको रखना था सेफ्टी के लिए कि कल को शहबाज शरीफ से बात करनी है, नवाज शरीफ से करनी है, मरियम साहिबा से करनी है या कल को आर्मी से करनी है। उनको आपने एक अपना अच्छा फेस के तौर पर रखना था जिसके ज़रिए बहुत सारी डील्स यानी अपने मुखालफिन से मुज़ाकरा या कोई ना कोई फेवरेबल बात ले सकते। आपने पहले दिन ही जो कार्ड आपको आखिर में यूज़ करना है, मतलब अगर अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनको अपने आखिर पे यूज़ करना है, जब डू और डाई वाला मामला के बाद अब हमने अपनी कश्तियाँ जला देनी, आपने पहले दिन ही कश्तियाँ जला दी। आपने कहा तारिक बिन ज़ियाद की तरह पहले दिन ही कश्तियाँ जलाते हैं, जो आपको मेरा नहीं ख्याल है कि सियासत में पहले दिन कश्तियाँ जलाते हैं। उसका नुकसान क्या हुआ है, आपने उनको हर एक की आंख में एक विलन बना के छोड़ दिया है। जो वज़ीर आला हैं आपके सूबे के, उनकी अपना एक इमेज है। अच्छा, उन्होंने भी इमरान खान साहब की तवक्को तो पूरा उतरने के लिए हर किस्म की गुफ्तगू की, उन्होंने सख्त से सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए। जो मतलब उनके मैं उसमें कहता हूँ ना खान साहब के हवाले से कि इनको स्पीड ब्रेकर नज़र ही नहीं आता, बल्कि स्पीड ब्रेकर नज़र आ जाए रफ्तार मज़ीद तेज़ कर देते हैं। अच्छा, उनको ये था कि मैं अपना इंतखाब है खान साहब की आंख में जस्टिफाई करना है अली अमीन गंडापुर साहब ने। हालांकि अली अमीन गंडापुर साहब जो मैं फिर कह रहा हूँ उनको इस तरीके का जो यूज़ किया गया है, जो उन पे मतलब फिर उनको बेचारों को आना पड़ा है, बंदे लेकर आओ, फिर लड़ाई करो, मार कुटाई करो, गन हो रही है, फायरिंग हो रही है, पता नहीं बला बला चीज़ें आप उनसे करा रहे हैं। आपने उनकी एक पॉलिटिकल जो वेट था इन द आइज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, इन द आइज ऑफ प्राइम मिनिस्टर या फेडरल हुकूमत या एक मतलब एक सीरियस तबका मीडिया में भी है, सिविल सोसाइटी में भी है, आपने अली अमीन गंडापुर साहब को एक मैवरिक के तौर पर एक पेश किया कि जो हर वक्त लड़ता रहता है, हर वक्त वो बड़ी सख्त बातें करता रहता है। भाई एक वज़ीर आला है, कम अज़ कम उस तो खान साहब का मेरा ख्याल है कि उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब के साथ वो इंसाफ नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था एज ए वज़ीर आला के तौर पर। बिल्कुल ठीक, उन्होंने इंसाफ नहीं किया और पार्टी के बहुत से कारकुन और लीडर्स भी के उनके साथ भी वो इंसाफ नहीं हुआ जो होना चाहिए था। यही वजह है कि अब फैसल वाडा जो पेशन गोई करते हैं तो उसके ऊपर कायम रहते हैं और दुरुस्त साबित होती है। वो कहते हैं अब MQM पाकिस्तान की तर्ज के ऊपर PTI से भी एक और जमात निकल सकती है और आने वाले दिनों में PTI के लिए और बानी PTI के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। फिलहाल रिलीफ का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।